हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में स्वागत करती हूँ। और गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी शुरू की हुई है, फिज़िकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो उस भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का नाम है, जो कि एक एनसीईआरटी बुक है। और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कवरअप करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो ये इस भौतिक भूगोल बुक के सारे चैप्टर हैं, जिसमें भूगोल एक विषय के रूप में मैं करवा चुकी हूँ। तो आप एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाओगे ना, जब ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर आपको सारी एनसीईआरटीज़ मिल जाएंगी। 9th की, 10th की, क्लास 11th की एक और एनसीईआरटी मैंने करवाई हुई है, ये सेकंड पार्ट है। तो आज की क्लास में हम इसका इकाई 2 का 2 चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विवरण के बारे में पूरा डीपली स्टडी करेंगे। फॉर टीजीटी और पीजीटी वाले स्टूडेंट के लिए ये जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 11th की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से निकलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका डेवलपमेंट यानी विकास, यानी हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, आज जिस अर्थ को आप देख रहे हो वो किस तरीके से उसका निर्माण हुआ है। तो काफ़ी थ्योरीज है, एक आधी थ्योरी आपने पढ़ी भी होगी, जैसे बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जॉर्ज लेमैत्रे की। तो इस तरीके की काफ़ी थ्योरीज हैं, काफ़ी जो ज्योग्राफर थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे थे इस बारे में। तो सबसे पहले मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं एक एक चीज़ नहीं पढ़ूंगी, बट अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आरंभिक सिद्धांत, यानी कुछ थ्योरीज हैं जो कि हमारी अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड हैं, उसकी उत्पत्ति से संबंधित है। जो विभिन्न दार्शनिक थे, कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी अपनी कल्पनाएं दी थी और अपनी अपनी परिभाषाएं आप कह सकते हो, डेफिनेशंस दी, सिद्धांत दिए। और इनमें से एक फेमस थे दार्शनिक, कौन? कांट महोदय, जिनका पूरा नाम है इमैनुअल कांट। वैसे आप कांट याद रख लोगे, इनफ है। ठीक है, कांट ज़्यादा देखने को मिलता है। कांट महोदय का था 1796 में इनकी जो थ्योरी थी उसमें लाप्लास महोदय ने कुछ बदलाव किए थे, कुछ संशोधन किए थे। ठीक है, जिसे क्या कहा गया? निहारिका परिकल्पना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निहारिका परिकल्पना किसने दी? कांट महोदय ने। उसमें 1796 में किसने उसमें कुछ बदलाव किया, कुछ संशोधन किया? तो किसने किया? लाप्लास महोदय ने। अगर एग्जामिनर पूछे निहारिका परिकल्पना किस किस की है, ऑप्शन में कांट और लाप्लास हो तो राइट होगा। ठीक है, अब ये क्या थी, ये हाइपोथेसिस क्या थी इसमें, कि जो आज आप जो प्लैनेट देख रहे हो, जो ग्रह देख रहे हो, वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, सूर्य की युवावस्था से ये कहीं ना कहीं संबंधित थी, यानी सूर्य से ही इनका निर्माण हुआ है। और ये जो ग्रह घूम रहे हैं, ये बादल से पदार्थ है हमारे ब्रह्मांड में, उनके बादल से इन सब का निर्माण हुआ है निहारिका परिकल्पना के अनुसार। समझ में आ गया? तो कांट और लाप्लास ने इस पर संशोधन किया था 1796 में निहारिका परिकल्पना में, ये आपको याद होनी चाहिए। और इसका निर्माण कैसे हुआ? इसमें ग्रहों का निर्माण, सभी ग्रहों की बात की गई है, केवल पृथ्वी की नहीं। सेकेंड आता है बाद में सन 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन, ये भी 2 फेमस पर्सनैलिटी है। इन दोनों ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील यानी घूमता हुआ तारा है जो सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो वो तारा था उसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकल कर अलग हो गया। जैसे सिगार होता है ना, तो यानी ये कह सकते हो आप, एक तारा था, वो सूर्य से टकराया, ठीक है, या सूर्य के किसी भाग को टच कर गया, और उस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूर्य में से कोई पिंड निकला और क्या हुआ? निकलकर अलग हो गया। और जब ये तारा जो सूर्य से निकला थोड़ा दूर चला गया, सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ फिर सूर्य के ही चारों ओर घूमने लगा। और इन्हीं पदार्थों को जब ये इकट्ठे हो गए, तब हमें इन्हें क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। समझ में आ गया? तो चैम्बरलेन और मोल्टन की थी ये थ्योरी।
सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं है। सूर्य है, सूर्य में से ही कुछ पदार्थ निकले और तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो पदार्थ निकल कर अलग हो गया और बाद में सूर्य के ही चारों ओर चक्कर काटने लग गया, जिसे आप प्लैनेट कहते हो। तो चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय की ये इसको कहते हैं ग्रहाणु। यहाँ पे नाम दिया हुआ नहीं है इस थ्योरी का। इस थ्योरी का नाम है, मैं लिख देती हूँ, ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है। अब इसके बाद तो देखो मैंने आपको 2 थ्योरी पढ़ा दी है, कांट महोदय की और लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना। दूसरा चैम्बरलेन की और मोल्टन महोदय की ग्रहाणु परिकल्पना। दोनों आपको समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में हार्लोड जेफरी ने इनकी इस थ्योरी को पूरा समर्थन किया था। किसकी? चैम्बरलेन और मोल्टन की। फिर बाद में कुछ समय के बाद नई नई थ्योरीज आती रहती है, तर्क आते रहते हैं। सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं और ये तर्क जो सिद्धांत का नाम जाना जाता है उसे कहते हैं बाइनरी थ्योरीज, यानी द्वैतारक सिद्धांत। क्योंकि 2 तारे आ गए, जब तक एक तारा था चैम्बरलिन और मोल्टन की तब तक वो ग्रहाणु परिकल्पना थी। पर बाद में न्यू थ्योरीज आती रहती हैं, ऐड होती रहती हैं। तो जब ये कहा गया कि सूर्य के साथ एक और साथी तारा था तब इसे कहा गया द्वैतारक सिद्धांत। समझ गए? द्वैतारक सिद्धांत। 1950 में रूस के ओटो शिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइस जास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। जो कांट और लाप्लास की थी ना निहारिका परिकल्पना, उसमें रूस के ओटो शिमिड ने और जर्मनी के कार्ल वाइस जास्कर ने भी कुछ संशोधन किए, कुछ बदलाव किए और जिसमें जो विवरण किया गया वो थोड़ा अलग था। उनके विचार से जो सूर्य है वो एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, यानी जो आप सूर्य देख रहे हो वो एक सौर निहारिका से घिरा था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। वैसे भी आप सभी जानते हो हमारा सूर्य किस किस से बना है। हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है जिनमें नाभिकीय विखंडन क्रिया होती रहती है और जो उष्मा है वो उत्सर्जित होती रहती है जिसमें सूर्य में हीट बनी रहती है और कुछ % धूल कण भी है। तो ये सारी चीज़ें हमारा सूर्य जो बना हुआ है वो इन्हीं से बना हुआ है। अब इन्हीं कणों के घर्षण, यानी ये जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण है आपस में टकराते रहते हैं। एक चपटी तस्तरी के आकार के बादल का निर्माण हुआ और अभिवर्धी प्रक्रम द्वारा यानी प्रोसेस द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये एक थ्योरी हो गई जो निहारिका में कुछ बदलाव करने के कारण हुई कि भाई सूर्य भी एक निहारिका से घिरा है, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम गैसें हैं जो आपस में टकराती रहती है और फिर उसी से ही कुछ तस्तरी जैसे आकार के बादलों का निर्माण हुआ जो बाद में हमारे प्लैनेट बन गए, ग्रह बन गए। ठीक है, लास्ट में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको भी समझने का प्रयास किया। तो यहाँ पर देखो हमने कितनी थ्योरी पढ़ी। कांट महोदय की निहारिका जिसमें लाप्लास ने क्या किया, लाप्लास ने भी अपना पूरा योगदान दिया या उसमें कुछ संशोधन किया। सेकंड चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय की ग्रहाणु परिकल्पना, इसमें इसको समर्थन किसने दिया? जेम्स जीन्स ने और हार्लोड जेफरी ने दिया। इसके बाद इसी में एक साथ ही तारे की ओर बात की गई जिसे क्या नाम दिया गया? द्वैतारक सिद्धांत नाम दिया गया। और 1950 में ओटो शिमिड और कार्ल वाइजास्कर ने इसमें भी कुछ बदलाव किए। ठीक है, और जो आपकी वो वाली थी ना निहारिका वाली, उसमें कुछ बदलाव किए और उसमें बदलाव करके हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों वाली बात कही। तो ये तो थी घरों से रिलेटेड, यानी हमारे प्लैनेट से रिलेटेड अलग अलग विद्वानों की अलग अलग जो थ्योरीज थी वो। अब आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी आपके यूनिवर्स कैसे बना यूनिवर्स। आधुनिक समय में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सबसे फेमस जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। मोस्ट बिग बैंग थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत हद से ज़्यादा बार पूछी गई है। अब एक नई चीज़ ये आती है, ये एक बार पीजीटी लेवल में क्वेश्चन आया था कि जो बिग बैंग सिद्धांत है उसका दूसरा नाम क्या है? तो भाई इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, यानी विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। तो इसे आप याद रखोगे, इसी थ्योरी का ये दूसरा नाम है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या हुआ 1920 ईस्वी में एडविन हर्बल, ये अब हम बताएंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी। एडविन हर्बल ने प्रमाण दिए कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, यानी वो फैल रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड अपनी जगह घेर रहा है और उसका विस्तार होता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है जो आपकी गैलेक्सीज हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। और भाई जब इतना एक दूसरे से दूर होंगी तो अपने आप ही क्या होगा? विस्तार होगा ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का।
ठीक है। तो ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है, तो ये एक प्रयोग करके दिखाया गया है एनसीईआरटी में, जिसे आप देख सकते हो। इसमें कुछ नहीं, एक गुब्बारा लिया, उस पर कुछ निशान लगाए, उन्हें आप आकाशगंगा मान सकते हो उस निशानों को। और जब उस गुब्बारे को हम फैलाएंगे तो क्या होगा, तो वो जो निशान है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जितना गुब्बारा फूलता चला जाएगा, निशान एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से समझाया गया है कि जो आकाशगंगा है, अगर हम इन निशानों को माने तो एक दूसरे से दूर होती जा रही है, जैसे गुब्बारे में हो रही थी। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो कुछ इस प्रकार की अवस्थाओं में हो रहा है। ये कुछ अवस्थाएं, कुछ स्टेजेस हैं। क्या क्या हुआ स्टेज में समझेंगे हम। सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले आरंभ में बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, तो वे सभी पदार्थ जिनसे हमारा यूनिवर्स बना है, बहुत छोटे छोटे कण भी आप लगा सकते हो, एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर थे। ठीक है, सभी के सभी पदार्थ एक ही स्थान पे थे, और जो उनका आयतन मीन्स यानी उनका साइज आप कह सकते हो, तो वो बहुत ही सूक्ष्म यानी छोटा था। और जो तापमान और घनत्व जो था, उनका डेंसिटी जो थी वो अनंत था यानी अधिक था। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो इतने ज़्यादा उनका टेम्परेचर था, तो भाई, और घनत्व डेंसिटी भी अच्छी खासी थी, तो इसी वजह से ये जो छोटे छोटे कण थे, इनमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जैसे आपके बम वगैरह फूटते हैं उसी तरीके से। तो इस प्रकार के विस्फोट प्रक्रिया में क्या हुआ, बहुत ही ये जो कण थे वो दूर दूर तक फैल गए। ठीक है, इनमें वृहत विस्तार हुआ, यानी ये कण दूर दूर तक विस्तारित हो गए, फैल गए। जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि जो बिग बैंग की घटना है वो कब हुई, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो बिग बैंग की थ्योरी है, देखो एग्जामिनर पीजीटी लेवल में कैसे क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सा कथन बिग बैंग की थ्योरी से संबंधित है। अब उसने एक लाइन में ये डाल दिया, बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो आपको पता होनी चाहिए ना ये लाइन, तभी तो आप उसको वहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके के ही पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपके लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिग बैंग की जो घटना हुई थी वो 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड कि अगर एक्सपेंशन की बात करें तो आज भी जारी है, आज भी फैल रहा है। और इसी विस्तार के कारण, इसी फैलावट के कारण जो ऊर्जा है वो पदार्थों में परिवर्तित हो रही है। और बैंग यानी विस्फोट के बाद, जैसे वो कण जिनका अत्यधिक टेम्परेचर था, तापमान था, उनमें जो विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद उनके बाद 1 सेकंड के कुछ बाद ही एक बहुत ये कह सकते हो आप, देखते ही देखते वो कण चारों ओर फैल गए, उनमें बहुत ही ज़्यादा विस्तार हो गया। फिर उसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। कहते हैं ना, एक बार जैसे कोई बम फटता है तो एक बार तो दूर तक सबको उड़ा देगा, और बम फटने के बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे होंगी। ठीक है, तो बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। ये आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है, बिग बैंग होने के आरंभिक कितने मिनट के अंतर्गत पहले परमाणु का निर्माण हुआ था, 3 मिनट के अंतर्गत। बिग बैंग से थर्ड स्टेज में आते हैं। 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। अब ये जो केल्विन है, ये टेम्परेचर को मापने की ही एक यूनिट है। ये मैंने पूरा का पूरा अपने चैनल पर करवाया हुआ है, टेम्परेचर को कैसे और किन किन यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ज्योग्राफी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप पूरा टेम्परेचर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। कई बार टेम्परेचर से क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पार्ट है वो। तो इसी तरीके से परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। तो इस तरीके से जो सिंपल थ्योरी में मैं आपको बताऊं ना, भाई छोटे छोटे कण थे, उनका बहुत अधिक टेम्परेचर था, बहुत अधिक वो भारी ज़्यादा थे। फिर क्या हुआ, वो आपस में उनमें भयानक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण वो दूर दूर तक फैल गए। और जब वो दूर दूर तक फैले तो वही क्या था, वही आपका ब्रह्मांड का विस्तार था। ठीक है, तो ये 3 लाख वर्षों के दौरान टेम्परेचर 4500 केल्विन तक फिर नीचे गिर गया और परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है फैलान, यानी ब्रह्मांड के फैलने का अर्थ है कि जो आकाश गंगाएं हैं उनके बीच में जो दूरी है वो बढ़ जाना, उनकी दूरी में विस्तार हो जाना। हॉयल ने इनका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टडी स्टेट कंसेप्ट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्टडी स्टेट कंसेप्ट किसने दिया था, हॉयल ने के नाम से प्रस्तुत किया था। स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी थी, हॉयल महोदय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आता है।
होयल ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड के विस्तार के यानी काफ़ी इतने ज़्यादा ये कह सकते हो आप साक्ष्य या प्रूफ मिल चुके हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, कि अब तो जो वैज्ञानिक है वो सभी वैज्ञानिक इस बात में बिलीव करने लगे हैं कि हाँ ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है, तो ब्रह्मांड का विस्तार आपने समझ लिया। तो बिग बैंग थ्योरी इन्होंने मेंशन नहीं किया। वैसे जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसने दी थी? जॉर्ज लिमेंट्रे ने दी थी। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। जॉर्ज लिमेंट्रे महोदय ने दी थी बिग बैंग थ्योरी। आपका DSSB का अगर पीजीटी लेवल एग्जाम है या टीजीटी, तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है तारों का निर्माण, कि आपके तारे कैसे बने। आप तारे देखते हो ना, तो वो बने कैसे हैं। जो हमारा ब्रह्मांड था उसमें जो ऊर्जा थी, जो पदार्थ थे, उनका वितरण एक समान कभी भी नहीं था। उनके गुरुत्वाकर्षण में भी, ग्रेविटी में भी भिन्नता थी, क्योंकि सभी पदार्थों के घनत्व में भिन्नता थी। कोई भारी था, कोई हल्का था, और इसी वजह से उनकी ग्रेविटी में भी भिन्नता थी सभी पदार्थों की। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पदार्थों का एकत्रण हुआ, यानी पदार्थ इकट्ठे हुए, और यही जो इकट्ठापन है आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। क्योंकि बहुत सारे पदार्थ एक जगह इकट्ठा हो गए, तो इससे क्या हुआ? जो गैलेक्सी थी वो गैलेक्सी बन गई। ठीक है, और आपकी एक गैलेक्सी में क्या है? असंख्य तारों का समूह है। वो जो पदार्थ थे वो क्या थे? वो तारे ही तो थे। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष ये एक यूनिट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एक अकेली आकाश गंगा के अगर व्यास की बात करें तो 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। ये व्यास की बात करें तो आपकी आकाश गंगा छोटी नहीं होती। एक हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला, हिंदी में दुग्ध मेखला, इंग्लिश में मिल्की वे। और जो ये मिल्की वे आकाश गंगा है, इसमें ही हम 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और जो हमारी सैटेलाइट्स हैं नेचुरल, उन सबको ऐड करते हैं। बट अभी तो मनुष्य की पहुंच से पता नहीं कितने ब्रह्मांड और हो सकते हैं, एक ही ब्रह्मांड थोड़ी ना होगा। जब हमारी आकाश गंगा ही इतनी सारी हैं तो ब्रह्मांड कितने होंगे? तो अभी तो हमारी जो नॉन की अगर हम बात करें तो चीज़ें बहुत ही लिमिटेड सोर्स है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक आकाश गंगा के निर्माण की जो शुरुआत है वो हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचयन से होती है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर पूछे कि आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत किस गैस से होती है, किस गैस से बने बादलों से होती है, तो राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कि बादलों के संचयन से होती है, जिसे नेबुला कई बार एग्जामिनर हिंदी में नेबुला ही लिख देता है, और इसे निहारिका भी कहते हैं। नेबुला या निहारिका कहा गया। इस बढ़ती हुई निहारिका में जो गैस के झुंड थे वो विकसित हो गए। ठीक है, और ये झुंड बढ़ते बढ़ते क्या हो गए? घने गैसीय पिंड बन गए, और ये जो गैसीय पिंड बने इन्हीं से तारों का निर्माण हुआ, स्टार का निर्माण हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। यानी आपका देखो 13.7 अरब वर्ष पहले जाके कहीं आपका हमने अभी पढ़ा था कि भाई हमारा देखो, मैंने अभी दिखा देती हूँ कि 13.7 वर्षों पहले आपका इस तरीके से ब्रह्मांड बना था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है। और तारों की बात करें तो जो तारों का निर्माण हुआ वो आपके कब हुआ था? वो आपके 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो पहले ब्रह्मांड बने, फिर तारों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे अलग अलग स्टार का निर्माण हुआ। प्रकाश वर्ष में दूरियां मापी जाती है, इसको याद रखना। आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस हैं जो पीजीटी लेवल में पूछे जा सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक लाइन को आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। अगर कहीं पर स्किप करने की बात होगी तो वो मैं अपने आप ही कर दूंगी, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वीडियो को लंबा खींचना मुझे भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रकाश वर्ष। देखो मैंने कहा था ना ये यूनिट आएगी आगे। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इंग्लिश में कहते हैं। ये समय की यूनिट नहीं है, दूरी की माप है, यानी दूरी को मापने वाली यूनिट है। हमें भी जो आकाश गंगा है उनके बीच की दूरी ही मापी थी 80,000 से 1,50,000। ठीक है, इसके बीच होती है। तो ये दूरी को मापने की यूनिट है, और इसकी जो गति होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पीजीटी और टीजीटी दोनों ही लेवल में इससे क्वेश्चन आ चुका है। एक साल में प्रकाश यानी लाइट जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा, और यह 9.461 इंटू 1012 किलोमीटर के बराबर होता है। एक बार एग्जामिनर ने यही पूछा था पीजीटी लेवल में कि निम्न में से प्रकाश वर्ष की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एक थी कि प्रकाश वर्ष समय की नहीं वरन दूरी की माप। बिल्कुल राइट, प्रकाश की गति
गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल राइट। तीसरा था कि यह 9.461 इंटू 1012 किलोमीटर के बराबर है, ये भी बिल्कुल राइट थी। पृथ्वी और सूर्य की अगर औसत दूरी की बात करें, ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी क्योंकि सबको टिप्स पर होती है, 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में अगर देखें तो यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 मिनट है, ठीक है। तो 8.3 ये आप याद रखोगे। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है लाइट ईयर क्या है, कैसे क्या होता है। अब इसमें आता है नेक्स्ट ग्रहों का निर्माण। ग्रह यानी आपके वही प्लैनेट, यहाँ पर भी कुछ स्टेजेस दी गई हैं तो उनको हम देखेंगे किस तरीके से क्या हुआ है। तो इसकी भी कुछ अवस्थाएं मानी गई हैं, जैसे तारे निहारिका के अंदर गैसों की गुत्थित झुंड है जो आपके तारे हैं, और ये जो झुंड है गुरुत्वाकर्षण बल से कारण ही ये इनमें जो गैसीय बादल थे उनमें क्रोड का निर्माण हुआ, और इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस और धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं है, आपके जो गैस के कुछ झुंड थे और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो आप एक जगह जुड़ गए आपस में, उन्होंने एक सेंटर का निर्माण कर लिया और इसके चारों ओर फिर अन्य गैस और धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी सी विकसित हो गई। अगली अवस्था में क्या हुआ, जो गैसीय बादल थे उनका संघनन हुआ, क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित हो गया। जो वो क्रोड बना था ना फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, वो जो कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल क्रोड बन गए थे, उनको चारों ओर से छोटे छोटे पदार्थों ने आपस में ढक लिया और ये छोटे जो गोले थे इनमें ग्रहाणुओं में विकसित हो गए, ठीक है, ग्रहाणुओं में विकसित हो गए प्लैनेटेसिमल्स में। और संगठन यानी संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हो गए। संगठन यानी आपस में जुड़ते चले जाना चीज़ें, ठीक है। तो इनके साथ यानी आप देखो, एक छोटी सी आपने चुंबक ली, उसको आपने लोहे में, अगर लोहे के कणों में डालोगे तो लोहा उससे चिपकता चला जाएगा, वो छोटी चुंबक थोड़ी 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 बड़ी होती चली जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो वो जो क्रोड बना था उसको आसपास गुरुत्वाकर्षण के कारण अन्य पदार्थ उसके साथ चिपकते चले गए और इन ये जो कण हैं, ये जो गोले हैं, चिपकते चले गए, इन्होंने ग्रहाणुओं में विकसित हो गए। संगठन की क्रिया के द्वारा ये बड़े पिंड बन गए और गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ गए। तो इनको जोड़ने के लिए कौन सा बल प्रभावी रहा था? ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो कुछ होता ही नहीं ब्रह्मांड में। तो छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु हैं, यानी हमारे जो छोटे छोटे पिंड है जो आपस में जुड़ गए और एक बड़े पिंड का निर्माण किया, वही ग्रहाणु हैं, ठीक है। फिर लास्ट स्टेज में क्या हुआ, इन छोटे छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्तित होने पर कुछ बड़े पिंडों के रूप में बन गए, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप प्लैनेट कहते हो। तो ये छोटे छोटे कण लास्ट में बड़े बड़े ग्रहाणु बन गए थे। अब नेक्स्ट आता है इसमें सौर मंडल। आपको पता चल गया तारे कैसे बने, आपको पता चल गया ग्रह कैसे बने, ब्रह्मांड कैसे बना, आकाश गंगा कैसे बना, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं अपने सौर मंडल में, यानी सूर्य और उसका परिवार। सूर्य और सौर मंडल की बात करें, सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। पहले 9 थे, प्लूटो, तो उसको आपके अगस्त 2006 में ग्रहों की संख्या से बाहर निकाल दिया। अब वो आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी बोना ग्रह है। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता, तो आप ये याद रखोगे, किसको सौर मंडल का जनक यानी फादर आप कह सकते हो, तो किसे माना जाता है? निहारिका को। उसके ध्वंस होने पर यानी खराब होने पर, यानी या उसके क्रोड के बनने की जो शुरुआत हुई थी 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई थी, और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले ये बने थे, ठीक है। तो ये सब कुछ बताया हुआ है। हमारे सौर मंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह 63, यहाँ पर 63 दिए हुए हैं, पर एक्चुअली नए जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, उनकी खोज होती रहती है, पिंडों की खोज होती रहती है, और इसी वजह से ये भी बढ़ते रहते हैं आपके जो सैटेलाइट है। तो न्यू डेटा आप देख लेना सबके, क्योंकि आई थिंक 67 तो अब अकेले बृहस्पति के ही हैं। तो लाखों छोटे पिंड भी हैं, कुछ आपके एस्ट्रॉइड भी हैं, यानी क्षुद्र ग्रह भी हैं, जो कि आपके मंगल और बृहस्पति का ज़्यादा पार्ट माने जाते हैं, और धूमकेतु और बड़ी मात्रा में धूल कण और गैसें हैं। ये सारे के सारे हमारे सौर मंडल में हैं। अब इन 8 ग्रहों में क्या क्या आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो कि हमारे इनर प्लैनेट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है। क्योंकि ये सूर्य और जो क्षुद्र ग्रह हैं उनकी पट्टी के बीच में है, क्योंकि क्षुद्र ग्रह कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच। तो मंगल तक आपके कौन से प्लैनेट होंगे? इनर प्लैनेट, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं, आउटर प्लैनेट कौन कौन से हैं। और जो आपके मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी आ जाएगी, उसके पास आ जाता है हमारा कौन सा?
बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों आपके कैसे प्लैनेट होंगे? आउटर प्लैनेट होंगे। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी भी इसी में ऐड आती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की जो भांति शैल और धातुओं से बने हैं, यानी ये चट्टानों से बने हैं और धातुओं से बने हैं। इनकी डेंसिटी भी अधिक है। ठीक है, पहले 4 ग्रहों की, जिसमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन चारों ग्रहों में आपके धातुओं से बने हैं, चट्टानों से बने हैं और ये अधिक घनत्व है इनका। और बाकी के जो 4, लास्ट के जो 4 है, जिसमें आपके आते हैं कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बाकी के 4 ग्रह जो है इन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। ये जो जोवियन ग्रह हैं ये आपके पूछे जाते हैं किस में? ये आपके उसमें पूछे गए थे जब आपका हरियाणा में एग्ज़ाम हुआ था ना, हरियाणा में, तब पूछा गया था। और उसके साथ साथ उसमें भी पूछे गए थे, केवीएस में भी ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा जोवियन ग्रह है। तो जो उन्होंने डाला हुआ था, आई थिंक शनि डाला हुआ था। तो लास्ट के 4 बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों के चारों जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ होता है यानी बृहस्पति की तरह। इनमें से जो अधिकतर है वो पार्थिव ग्रहों से भी विशाल है, यानी पार्थिव ग्रहों से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल है इन सब का। सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। टाइम पीरियड की बात करें तो 4.6 अरब वर्ष पहले। देखो, हमारा ब्रह्मांड 13.7 अरब वर्ष पहले, फिर तारे बने 5 से 7 अरब वर्ष पहले, फिर आपके ग्रह बने 4.6 अरब वर्ष पहले। समझ गए? जोवियन कौन से? लास्ट के 4 ग्रह जो कि बृहस्पति के समान है, जो कि गैसों से बने हैं। शुरू के कौन से हैं? 4 पार्थिव ग्रह, क्योंकि हमारी पृथ्वी की तरह हैं, जो कि चट्टानों से बने हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड अथवा प्लेटो ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा गया? बौने ग्रह। तो ये कुछ एक स्टेटमेंट है। भीतरी ग्रह पार्थिव है क्योंकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय हैं। तो ये तो मैं चीज़ आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखो, सौर मंडल की अगर हम बात करें तो थोड़ा शॉर्ट में आपको चीज़ें दिखेंगी। तो ये है इन सब की दूरी सूर्य के अनुसार। ठीक है, दूरी बुध की, यानी बुध हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक है तो 0.387, और सबसे दूर है नेपच्यून, जिसे आप वरुण भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, घनत्व की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा घनत्व तो हमारी पृथ्वी का है। इसको तो आप याद रखोगे, 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व को मापने की यूनिट है। उसके बाद अर्धव्यास की बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर हम अर्धव्यास की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? आपका बृहस्पति। तो अर्धव्यास सबसे ज़्यादा बृहस्पति का होगा, 11.19। उपग्रह की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं, जो उपग्रह हैं, वो बृहस्पति के हैं। तो यहाँ पे 16 दिए हुए हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे उपग्रहों की खोज हो चुकी है बृहस्पति में। तो इस डाटा को आप मत उठाना, सैटेलाइट से रिलेटेड वाला। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो आपके पार्थिव ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने। जो थोड़ा पिक्चर क्वालिटी से रिलेटेड आपको इशू हो तो स्किप करना चीज़ें, कहोगे मैम क्या कह रहे हैं, बट भाई मैंने बड़ी कोशिश की है कि पिक्चर क्वालिटी क्लियर हो। तो पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने और अत्यधिक टेम्परेचर के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी। जोवियन जो ग्रहों की रचना है वो भी अधिक दूरी पर हुई। जो जोवियन ग्रह हैं आपके लास्ट वाले 4, वो भी अधिक दूरी पर बने। और पार्थिव ग्रह ये अधिक टेम्परेचर के कारण इनमें गैसें नहीं संघनित हो पाई, ठोस वाली चीज़ों से ये ज़्यादा बने। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी। जो सौर वायु थी वो सूर्य के नज़दीक थी, ज़्यादा शक्तिशाली थी। पार्थिव ग्रह से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूल कण ये उड़ा ले गई थी। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। तो आपके जो गैस, तो ये धूल कण उड़ा ले गई। तो सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से अपनी गैसों को नहीं हटा पाई। तो ज़्यादातर बातें जो पार्थिव ग्रह हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में गैस और धूल कणों को सौर पवन उड़ा ले गई थी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा गैसें और धूल कण नहीं है। वहाँ पर वो क्या है, चट्टानों से बने हैं ये हमारे जो पार्थिव ग्रह हैं। जोवियन ग्रह से सौर पवन नहीं हटा पाई थी क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर थे। समझ में आ गई बात? पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप निकली हुई गैस इन पर नहीं रुकी रही। गुरुत्वाकर्षण नहीं थी, ज़्यादा शक्ति होती गुरुत्वाकर्षण तो ये सारी गैसों को अपने पास रोक कर रखते, बट ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से ये जो गैसें हैं ये भी ज़्यादा नहीं यहाँ पर रुक सकी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये थे पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह के बीच कुछ इशू, कहाँ पर कैसे क्या क्या चीज़ें हुई।
तो यहाँ पर आपका अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें मून के बारे में पढ़ना है, हमें स्थल मंडल या के बारे में पढ़ना है, कैसे क्या निर्माण हुआ स्थल मंडल का, तो वायुमंडल पढ़ना है, जल मंडल पढ़ना है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई हमारी पृथ्वी पर। तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप नहीं होंगी, तो मैं इसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, उसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करती हूँ यहाँ तक का आपको सारा क्लियर हो गया हो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब किया करो मेरे चैनल को। इसके साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर करना, ताकि आपको सारी वीडियोस, आगे आने वाली सारी वीडियोस मिल सकें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।